वेलकम बैक नाज़रीन। बात को आगे बढ़ाते हैं। ईरान अमेरिका जंग, मुज़ाकरात होंगे, किस करवट ये मुज़ाकरात बैठ सकते हैं, क्या कोई इससे आउटकम निकलेगी या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू कमर चीमा साहब, व्हाट डू यू थिंक सेकेंड राउंड के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं जिन पर लोग तज्जिए भी दे रहे हैं, होगा नहीं होगा। खैर, इससे कतई नज़र ये होता है या नहीं, दोनों साइड से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है बरकरार रखी गई है। क्या इसमें ऐसे माहौल में सेकंड राउंड ऑफ टॉक से कुछ निकलेगा? बहुत शुक्रिया कंवर साहब। पहली बात तो ये है, देखें, मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट उम्मीद तो है कि चीज़ें राइट ट्रैक पे चल रही हैं, कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं हुई। सीज फायर की वायलेशन ईरानियंस बेशक कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट चीज़ें मूव ऑन कर रही हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि जब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खुलने का ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया, तो ट्रंप साहब ने उसको बड़ा कहा जी कि ये मेरी एफर्ट्स हैं। तो उसके बाद ये बात चल पड़ी कि ट्रंप साहब का जो ट्रुथ सोशल है, वो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम पैदा होती है, और ज़ाहिर बात है ईरान ने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बतानी होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो ट्रुथ सोशल भी खामोश है। आप देखें कि इस्लामाबाद आने का जो स्टेटमेंट है, वो ट्रंप साहब ने जारी नहीं की थी, वो उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने जारी की है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें ऑन ट्रैक हैं। अब मोडालिटीज़ तय हो रही हैं। ईरानियंस कहते हैं हमें ट्रस्ट का इशू है, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे ट्रस्ट का इशू होगा, वहाँ डिमांड्स भी, जारी बात है, अमेरिकन की बहुत ज़्यादा हैं। ईरानियंस ये समझते होंगे कि हमने जंग में बड़ी अच्छी तरह जंग लड़ी है, तो अब हमें ये डिमांड्स पूरी क्यों करनी है। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि ईरान इस जंग को लंबा कंटिन्यू भी नहीं कर सकता। अमेरिकन के लिए भी जंग कॉस्टली है, बिकॉज उसके इत्तेहादी बहुत ज़्यादा उसके साथ हैं। दुनिया की सप्लाई चेन मुतासर है, तेल की सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हो रही है। महंगाई आप देखें, कल पाकिस्तान के अंदर दोबारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो इसी तरह दुनिया के अंदर भी पेट्रोल की कीमतें और सप्लाई चेन के रुकने की वजह से मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक डायरेक्शन में है। एटलीस्ट सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होना इज़ बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। सुनने में आया था अमेरिकन ने आना है, अभी तक उनकी कोई इत्तला नहीं है। हो सकता है वो आज आ जाएं किसी वक्त, और कुछ ऐसी डेवलपमेंट, मुस्बत डेवलपमेंट जो है वो हो। और जहाँ तक बात है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने जब स्टेटमेंट जारी की कि वो इस्लामाबाद, ओमान एंड मॉस्को जा रहे हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त कदम है उस सेंस में कि वो भी उन ममालिक को भी इंक्लूड किया जा रहा होगा किसी न किसी हवाले से, जो चीज़ों को आगे लेके जाने में, भले वो न्यूक्लियर हो या भले उसमें स्टेट ऑफ हार्मुज़ का मुस्तकबिल के हवाले से बात करनी हो। मैं समझता हूँ ये अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अभी तक कोई ऐसी सिग्निफिकेंट नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं हुई जिसको हम कह सकें कि पीस प्रोसेस जो है, इट मींस कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान ने समहाउ जिस तरह भी इतने जी बड़े पैमाने पे मिसट्रस्ट है, इनको ब्रिज करके रखा हुआ है। खालिद साहब, क्या देखते हैं आप राइट नाउ? जो सिचुएशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुई हुई है। हम टॉक्स की भी बात करते हैं। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया। राइट नाउ कितना मुश्किल है कि पाकिस्तान इन दोनों फरीकैन के दरमियान जो मिसट्रस्ट है इसको ब्रिज कर सके? जी, बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान तो काफी कोशिश कर भी चुका है और कर भी रहा है। जाहिर है इस वक्त जितना गैप ब्रिज है दोनों कुव्वतों के दरमियान, एक तरफ इसराइल बैक कर रहा है अमेरिका को, सुपर पावर है, उनकी बड़ी मिथ है, माइट है, इनविंसिबल कहते थे अपने आप को, और जाहिर है वो उसकी लीवरेज चाहते हैं, बार्गेनिंग लीवरेज उनको मिले। दूसरी तरफ ईरान है, ज़ाहिर है एक न्यू फाउंड लीवरेज उसको मिली है। उसने स्ट्रेटेजाइज जिस तरह किया है इस जंग को, उसके अंदर एक न्यू फाउंड रियलिज्म उसकी तरफ भी आया है कि इसराइल को उसने इतना नुकसान पहुंचाया है। फिर उसके बाद आपने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसने 47 सालों में सिर्फ कहा था, बंद नहीं किया था। उसने रीजनलाइज कर दिया जंग को, ये उसको न्यू फाउंड एडवांटेज या रियलिज्म मिला है। तो आई थिंक बारगेन में कन्वर्ट, जब भी दो मुल्क या तीन मुल्क या कोई भी ममालिक, दो मुखालिफिन जंग लड़ते हैं, तो वो जंग लड़ते ही इसलिए है कि टेबल टॉक पर एडवांटेज मिल सके। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी ही होती है जंग भी बुनियादी तौर पर। तो वो जब आर्म्ड डिप्लोमेसी खत्म होती है
तो फिर रेगुलर डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है, और वो जो आर्म डिप्लोमेसी ने आपने गेन किया होता है या लूज किया होता है, तो वो टेबल पर मैनिफेस्ट होना होता है। तो अब ये दोनों क्योंकि साइड्स चाहती हैं और समझती भी हैं कि उनका एक न्यू फाउंड लिवरेज है, उनके पास एडवांटेज है, वो कन्वर्ट करना चाहती हैं। उनको कन्वर्ज करना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, खासतौर पर अगर इक्वल मिलिट्री माइट के दो मुल्क हों तो उनको निस्बतन आसान होता है। एक माइट या मिथ जो अमेरिका की है, जाहिर है, उसको भी कन्वर्ट करना इनटू अ रियलिज्म टू द टेबल, वो बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि ईरान समझता था कि मैं शायद कर पाऊं या ना कर पाऊं, सारे हम मिलिट्री स्ट्रेटजीज वाले यही समझते होंगे, एनालिस्ट भी यही समझते होंगे, लेकिन उन्होंने भी जो है परफॉर्म किया है, रेजिलियंस दिखाई है, सरवाइव किया है। वो चाहते हैं कि टेबल पर उसका हमें कंपनसेशन दी जाए। तो उम्मीद तो बहुत है, लेकिन क्योंकि अब गुजर चुका है, तकरीबन सीज फायर को काफी दिन गुजर चुके हैं, न्यू फाउंड रियलिज्म और ज्यादा आ गया होगा, जंग का जो कूलिंग पीरियड होता है वो गुजर चुका है। तो उम्मीद तो यही है कि दोनों साइडों को एक रियलाइज हुआ होगा कि दोनों एग्जॉस्ट कर चुके हैं। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, एक इंटरनेशनल सर्वे ने की है उसने, और एक रिसर्च सेंटर है उसने किया, उसने कहा है कि हमें पेंटागन से कुछ डाटा मिला है, 3 कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक वो पहुंच पाए हैं। वो मुख्तलिफ बता रहे हैं पैराए। वो कहते हैं तकरीबन 45% पैट्रियट मिसाइल का हमने एक्सपेंड कर दिया है, 30% टॉमाहॉक एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो सिर्फ 90 पैट्रियट बना सकता है अमेरिका की कैपेसिटी ये है। तो अगर 50% एवरेज दिला जाए, और ईरान भी तकरीबन कहते हैं 50-55% कंज्यूम कर चुका है अपना तमाम मसला, तो उसके बाद दोनों चाहते होंगे, और होंगे लॉजिकली इसलिए कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि कन्वर्ज किया जाए। लेकिन अमेरिका के लिए ज्यादा स्टेक ज्यादा हाई है, क्योंकि ईरान ने तो सिर्फ अमेरिका से लड़ना है या इजराइल से लड़ना है, लेकिन अमेरिका को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। उसने यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है, उसने इजराइल की कॉन्टिजेंसीज को भी लुक आफ्टर करना है, उसने नेटो चाइना भी को है भी फिर। खौफजदा रखना है ताइवान पर। तो आई थिंक उसकी ऑब्लिगेशन ज्यादा है। चीमा साहब, व्हाट डू यू के ओमान का टूर और उसके बाद फिर रशिया का टूर, दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज ओमान के साथ ईरान चाहता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के हवाले से कोई मैकेनिज्म तय करे, और रशिया जो है उसने इनरिच यूरेनियम की ऑफर की थी। तो आप इस दोनों टूर्स को कैसे देख रहे हैं अब्बास इराक़ची साहब के? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है, हर मुल्क को ये हासिल है, हक हासिल है, वो जो मर्ज़ी करे। लेकिन मुझे लगता है कि देखें, शायद ईरानियंस अपनी ऑप्शंस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अगर जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको अगर डाउन ब्लेंड करना है, वो कैपेबिलिटीज़ तो पाकिस्तान के पास भी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब ये सवाल भी बहुत सारे लोग करेंगे कि, और करना चाहिए भी शायद, कि पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, ईरान के हमारे हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो क्या ये अगर एनरिच्ड यूरेनियम की डाउन ब्लेंडिंग है, ये पाकिस्तान अलॉन्ग विद द आईईए मिल के कर सकता है? ईरान को मेरा ख़्याल है, पता नहीं हमारी गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी या क्या कर रही होगी, मेरी एक ज़ाती ओपिनियन है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो करने की कोशिश करनी चाहिए। रशिया हो, पाकिस्तान मिल के, रशिया मिल के, आईईए मिल के, इसमें बहुत सारा रोल प्ले कर सकते हैं। तो रशिया की तो अहमियत इसलिए है। ओमान क्योंकि जो फर्स्ट मीडिएशन है उसने शुरू कराई थी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ, जो कि ओमान और वहाँ पे टॉक्स हुई थी जिनीवा के अंदर। तो और इस वक्त आपको पता है ईरान के लिए जो ताल्लुकात हैं बाकी जीसीसी ममालिक से कोई इतने बेहतर भी नहीं है। ईरान थोड़ा ओमान थोड़ा डिफरेंट मुल्क है, उसका माइंडसेट, उसका अंदाज, उसकी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, तो वो शायद समझते हैं कि एटलीस्ट एक जो विंडो है हमें उससे उससे राब्ता रखना चाहिए, और एक रास्ता उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और कोई ना कोई डिस्कशन कर लेनी चाहिए। गो के इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये तो नहीं हो सकता कि ईरान यूनिलैटरली अपनी मर्ज़ी से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कोई मैकेनिज़्म इंस्टॉल करे। उसको अमेरिका, ओमान और बाकी जीसीसी ममालिक को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज़ ये और एक चीज़ बड़ी परेशान कुन है कि ईरान मुसलसल तेज़ी से जो माइन्स लगाई जा रहा है, वो लगाने में भी ज़ाहिर बात है ईरान समझेगा कि इनको हटाना कैसे है, माइंड स्वीपिंग कौन करेगा, मशीन्स कहाँ से आएंगी, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो ईरान मुझे लगता है कि इसको थोड़ा लंबा रखना चाहता है, ताकि ईरान चाहता है कि जब ओमान से वो चीज़ें डिस्कस करे या बाकी अमेरिका से, पाकिस्तान से डिस्कस करे, तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस रखना चाहता है फॉर मैनी मंथ्स टू कम। वो डिफरेंट शक्लों में हो सकता है। सो सिग्निफिकेंट ट्रिप है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।